आइए लोग सीधा बैठे, थोड़ी देर के लिए अपने आप को सहज और शांत रखते हुए, दोनों आंखें बंद रखते हुए, गर्दन कमर सीधी, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में, 3 बार लंबा गहरा श्वास लेते हुए पवित्र ओम का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शांति। दोनों हाथों को आपस में रगड़ें। इस ऊष्मा को अपनी आंखों को दीजिए, आगे खोल दीजिए। आज का सत्र और इसमें आने वाले सभी साधकों का, साथियों का, बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। महिला रोगों को विशेष चर्चा करने के लिए आज का सत्र है। वो चर्चा हम करते रहेंगे बीच बीच में। आइए अपना रोज का हम जो दैनिक क्रिया है वो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले दोनों पैर सीधे कर लीजिए, दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए आगे, विश्राम। दोनों हाथ घुटने के पीछे पूरा मोड़िए, सीधा करिए। धीमे धीमे अपने शरीर के सभी जोड़ों को एक्टिवेट करिए। रात भर सोए रहने से जो जलन आती है, पैरों का सेंटर अच्छा हो, मुलायमियत आए, स्पाज्म कम हो, अकड़न कम हो। दूसरा पैर, दोनों हाथ पीछे। प्रयास करें कि आपका मुंह आपके शरीर की एक सीध में आ जाए। कमर थोड़ी
कराए। 3 बार दोनों तरफ से। आइए वापस। सीधा बैठने के लिए प्रयास करें कि सिद्ध आसन में बैठा जाए। लेफ्ट पैर सेंटर में, राइट पैर लेफ्ट पैर के ऊपर, ताकि दोनों घुटने अधिकतम जमीन के संपर्क में रहें, ताकि घुटनों पर ग्रेविटेशनल पुल कम से कम रहेगा तो थकावट होगी। आप सीधा बैठ पाएंगे, गर्दन कमर एकदम सीधी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में अथवा दोनों हथेलियों को घुटनों की ओर। अभ्यास हम करते हैं भस्त्रिका। धीमे धीमे लंबा और गहरा श्वास लीजिए, लंबा और गहरा श्वास छोड़िए। श्वास भरते समय और छोड़ते समय एक विशेष प्रकार का चिंतन मन में रहे। आइए। चिंतन क्रम ऐसा हो कि जैसे आप श्वास भरते हुए आपको लगे कि यह श्वास मैं भीतर ले रहा हूं, यह परमपिता परमात्मा की दिव्य कृपा का स्वरूप है। मेरे देह की रोम रोम में यह ऑक्सीजन, यह प्राणवायु, यह जीवनी शक्ति को बढ़ाता हुआ प्राण मेरे भीतर जा रहा है। और जब श्वास बाहर छोड़ता हूं तो मेरे भीतर के सारे कष्ट, क्लेश, तनाव, चिंता सब मुझसे दूर जा रहे हैं। श्वास के साथ साथ ही स्वयं भी भीतर प्रवेश करिए। माने अपने श्वास पर ध्यान को केंद्रित रखिए। बहुत तनाव में हो, बहुत अवसाद में हो, उदासी अनुभव कर रहे हो, लो फील कर रहे हो, एनर्जी डाउन फील कर रहे हो, इस साधारण से अभ्यास को करना भस्त्रिका, आपको तुरंत राहत मिलेगी। हमारे अवसाद की वजह, हमारे लो फील करने की वजह एक ही होती है, और वो होती है शरीर में, रक्त में ऑक्सीजन की कमी होना। श्वास भरें तो आप प्रयास करें कि आपके शरीर के एक एक कोशिका को प्राणवायु पहुंचे। उसका तरीका होगा कि आपके फेफड़ों के अंतिम छोर तक श्वास पहुंचे। इसलिए खूब लंबा और खूब गहरा श्वास भरिए। छोड़ते समय भी इसी प्रकार खूब लंबा और खूब गहरा श्वास छोड़िए। विश्राम। ढीला छोड़े शरीर को और श्वास को जहां का तहां रोक दीजिए। न श्वास को भरना, न श्वास को छोड़ना। स्तंभ वृत्ति में रहिए। आधा मिनट प्रयास करें। जब ना रुका जाए तो धीमे से श्वास को भरना, छोड़ देना। अभ्यास हुआ भस्त्रिका। छाती को या फेफड़ों को भरपूर ऊर्जा देने के लिए, और जो हिस्से लगभग आधे से भी ज्यादा हिस्सा फेफड़ों का ऐसा होता है तो हमारा एक्टिवेटेड नहीं होता, इसलिए लंबा गहरा श्वास करके, भस्त्रिका करके हम अपने फेफड़ों के सभी हिस्सों को एक्टिवेट कर लेते हैं। अब इसी अभ्यास को थोड़ा तेजी से करेंगे। दोनों हाथ आप इस प्रकार मुट्ठी बंद करके और कोहनियां मोड़ करके कंधों के पास लाइए। श्वास को भरेंगे, हाथ तेजी से ऊपर,
छोड़ेंगे, भरिए, अच्छा। बहुत धीमे धीमे श्वास को आने दीजिए, जाने दीजिए। शरीर में एक अद्भुत ऊर्जा, ऊष्मा और कंपन का अनुभव होने दीजिए, और आप अनुभव करेंगे कि पूरे शरीर में एकदम से ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। यहीं से बिना आंखों को खोले प्रारंभ करते हैं कपालभाति। पहले धीरे धीरे श्वास को सामान्य होने दीजिए और आधा मिनट के लिए। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर रहता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा हो, जिनको हाल ही में 3 महीने पहले तक सर्जरी हुई है, जिनको स्पाइन में माने सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो या कमर दर्द रहता हो, वो इस अभ्यास को बहुत धीमे धीमे करें अथवा बिल्कुल ना करें। या अल्सरेटिव कोलाइटिस हो, आंतों में सूजन हो या दस्त लगे हो, वो भी इस अभ्यास को ना करें। सीधा बैठें, दोनों हथेलियों को घुटनों की ओर, आंखें बंद, ध्यान को अपने श्वासों पर केंद्रित रखना। बलपूर्वक खींचते हुए श्वास को बाहर फेंकेंगे और धीमे से आने देंगे। श्वास को लेने का प्रयास नहीं करना। 300 स्ट्रोक्स काउंट करने तक करेंगे, लगभग 5 मिनट। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, कपालभाति अभ्यास एक शोधन की श्रेष्ठ प्रक्रिया है। शोधन माने डिटॉक्स। डिटॉक्स किस चीज का? टॉक्सिन्स का। टॉक्सिन्स क्या है? हमारे शरीर के भीतर जो हम भोजन करते हैं, भोजन करने के पश्चात उसका पाचन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, उसकी वजह से जो वेस्ट मटेरियल उत्पन्न होता है, उस वेस्ट मटेरियल को शरीर स्वाभाविक रूप से अपने आप बाहर फेंकता रहता है, मल, मूत्र, पसीना और श्वास के माध्यम से। लेकिन जब भी कभी हमारे रहन सहन, खान पान और चिंतन में बिगाड़ पैदा होता है अथवा मेटाबॉलिज्म बिगड़ता है, तो वह वेस्ट मटेरियल, टॉक्सिन्स शरीर से बाहर नहीं निकल पाते और अनेक प्रकार के रोग पैदा होने लगते हैं। रोग कोई भी हो, जो रोग डिटॉक्स होने से ठीक होते हैं अथवा जिन रोगों की उत्पत्ति टॉक्सिन्स की वजह से होती है, लगभग सभी रोगों की उत्पत्ति टॉक्सिन्स की वजह से ही होती है। आयुर्वेद की मान्यता के हिसाब से जो भी हम भोजन करते हैं उसका पाचन होने के पश्चात रस बनता है, रक्त बनता है, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र बन जाते हैं, 7 प्रकार की धातुएं बनती हैं। लेकिन यदि हमारा डाइजेस्टिव फायर वीक हो, अग्नि मंद हो अथवा हमारा खान पान, रहन सहन गड़बड़ होने की वजह से अग्निमंद हो जाए, मेटाबॉलिज्म घट जाए, कम हो जाए, तो एक वेस्ट मटेरियल, एक टॉक्सिक मटेरियल बनने लगता है, उसको बोलते हैं आम।
तो वो आम जहां जहां भी जाकर के शरीर में रुकता है वहां वह रोग पैदा करता है। तो उसी आम को पाचन करने के लिए, उसको बाहर निकालने के लिए सबसे श्रेष्ठ प्रक्रिया है कपालभाति। लंग्स की, फेफड़ों की, छाती की ताकत को बढ़ाने वाला कपालभाति, वजन कम करने वाला कपालभाति, मांसपेशियों में बल देने वाला कपालभाति, जॉइंट्स पेन को कम करने वाला कपालभाति, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, आर फैक्टर, इंफ्लेमेटरी प्रोसेस, इन सब को अपने अपने मात्रा में समेटने वाला कपालभाति। साइनस की समस्या हो, अस्थमा की समस्या हो, इन सब के लिए भी कपालभाति बहुत उपयोगी है। पाचन तंत्र से जुड़ा कोई भी इशू हो, उन सब के लिए भी कपालभाति। और शरीर में कहीं भी किसी प्रकार का अनवांटेड ग्रोथ, ट्यूमर हो, कैंसर हो, फाइब्राइड हो, उन सब में भी कपालभाति बहुत उपयोगी है। यदि आप एकाग्र होकर के अभ्यास करते हैं तो निश्चित रूप से लाभ मिलता है। आप घंटों करते रहें, एकाग्रता ना हो, आपकी कनेक्टिविटी स्वयं से ना बने, तो कोई भी क्रिया का प्रभाव मस्तिष्क के उन केंद्रों तक, उन क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पाता जहां पर प्रभाव पड़ने से हार्मोन्स का बदलाव पैदा होता है और बीमारी ठीक होती है। इसलिए न्यूनतम 5 मिनट जरूर करना और जब करना तो फिर कपालभाति ही करना। आइए अंतिम आधा मिनट सब लोग मिलकर के करेंगे। विश्राम, ढीला छोड़े शरीर को, श्वास को जहां का तहां रोकिए। भरिए, छोड़िए, सामान्य श्वास। हाथ तक पकड़ लें। दोनों पैर सीधे कर लीजिए। दोनों हाथ पीछे। दोनों पैरों के बीच में 1 फुट का फासला। इस प्रकार मूवमेंट करें कि पैरों के अंगूठे आपस में स्पर्श करें और छोटी उंगली भूमि को स्पर्श करें। वापस आइए। विषय पर आते हैं। वहां सामने सूक्ष्म क्रियाएं करते रहिए और बात को ध्यान से सुनते रहिए। एक बात कही जाती है कि अगर समाज का स्वास्थ्य देखना हो, माने कोई सोसाइटी, कोई समाज, कोई देश, कोई राष्ट्र कितना स्वस्थ है, तो उस समाज की महिलाओं का स्वास्थ्य देखना चाहिए।
अगर उस समाज की महिलाएं स्वस्थ हैं तो निश्चित रूप से समाज भी स्वस्थ होगा। दोनों मुख्य बंद करिए। इसका मतलब है कि महिलाओं के, माताओं के, बहनों के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है समाज का स्वास्थ्य। विपरीत दिशा में अपने देश में तो महिला स्वास्थ्य की हालत बहुत अच्छी नहीं है। दोनों कोहनियां सीधी रखिएगा, कंधों को पूरा गोल गोल घुमाइए। कोहनियां मोड़ते हैं तो आपका प्रेशर कंधों तक नहीं पहुंच पाता है, और दोनों कंधों के बीच की मांसपेशियों को खुलने दीजिए, कड़कड़ाहट होने दीजिए, उनका एक्सरसाइज होने दीजिए। उदाहरण के तौर पर हमारे देश में प्रेग्नेंट वुमेन हैं, लगभग 82% महिलाएं प्रेगनेंसी में अनीमिक होती है, खून की कमी का शिकार होती है विपरीत दिशा में। और जो बाकी महिलाएं हैं, मतलब जो सामान्य महिलाएं हैं, उनकी संख्या भी 65% के आसपास है, जो अनीमिक हैं, खून की कमी का शिकार है। एक ऐसी साधारण चीज जो शरीर के लिए स्वस्थ रहने के लिए बहुत आवश्यक है, सबसे पहली आवश्यकता खून की होती है। रक्त ही वो एक माध्यम है जिसके द्वारा सभी पोषण तत्व और ऑक्सीजन शरीर में सर्कुलेट होते हैं। दोनों हाथ ऊपर खींच के रखिए, श्वास को भरिए और एक तरफ खींचिए, फिर बीच में वापस, फिर दूसरी ओर। अपोजिट प्रेशर, श्वास को भरिए, दूसरी ओर से, दोनों हाथों को कंधों पर रखिए, आगे से कोहनी मिलाइए, श्वास को भरिए और पूरा बड़ा वृत्त बनाइए। अपोजिट प्रेशर, महिलाओं में खून की कमी पुरुषों के मुकाबले ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि हर महीने ब्लड लॉस तो होता है, तो उसकी पूर्ति के लिए जो आवश्यक चीजें हैं उन पर ध्यान नहीं दिया जाता। तो खून के बनने की प्रक्रिया पुरुषों में, महिलाओं में समान है, और निकासी, ब्लड लॉस की प्रक्रिया केवल माताओं बहनों में है। और वो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो निकासी की प्रक्रिया है, ब्लड लॉस है, वो ही जीवन का मूल सूत्र है। ना हो हम आप भी, होना हमारा भी संभव नहीं है। इसलिए हमारे जो भारतीय मनीषा है उसमें कहते हैं, या देवी सर्वभूतेषु मातृ स्वरूपा संस्थिता, नमस्तस्ते 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 नमो नमः। क्यों? स्त्री की वो क्षमता जो है वो अद्भुत है, जो मातृ स्वरूपा है, लेकिन उसके स्वास्थ्य पर यदि हम और बेहतर ध्यान देते हैं तो हम बेहतर समाज की परिकल्पना कर सकते हैं। मातृ दिवस कहिए या महिला दिवस कहिए, स्त्री दिवस कहिए, उसके उपलक्ष्य में ये विशेष वार्ता आज हम कर रहे हैं। तो जो मासिक चक्र से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, वो समस्याएं महिलाओं में ही होती हैं,
और के बारे में सामान्य समझ, वैसे तो आज के ज़माने में बहुत हो गई है, पर फिर भी उसमें और हम क्या ऐड ऑन कर सकते हैं, उसकी चर्चा हम आज करेंगे। सब लोग जानते हैं, ढेर सारी समस्याओं में भी एक समस्या आजकल बहुत कॉमन आ रही है, वो है पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज। पीसीओडी एक ऐसी समस्या है जो बहुत कॉमनली आजकल मिलती है और उसकी वजह से जो गंभीर संकट स्वास्थ्य के हो सकते हैं, वो अपने आप में एक बहुत ध्यान दिया जाने वाला क्षेत्र है। लगभग 12-13 वर्ष की उम्र के पश्चात मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है। वह लगभग 45 से 55 वर्ष के बीच की उम्र तक जाके समाप्त होता है। हर महीने ये स्वाभाविक रूप से होने वाली प्रक्रिया है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, महिलाओं के जीवन में मेनार्की माने 12-13 वर्ष की उम्र के बाद जब शुरू होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसके बाद से हर दिन हार्मोन के अप डाउन होने का दिन होता है। पहले जिस दिन शुरू हुआ वहां से लेकर 5 दिन तक लगभग साइकिल चलता है। उसके बाद फिर अगली प्रक्रिया बंद होता है। 12वें दिन 14वें दिन ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन के बाद उसके अगली प्रक्रिया की फर्टिलाइजेशन की संभावनाएं बनती हैं। वो ना हो तो उसकी फिर निकासी की व्यवस्था। इस प्रकार 0 डे से लेकर के 28 डेज तक वह प्रक्रिया हार्मोन्स की अप डाउन होती रहती है। इतनी ज्यादा एक्टिविटी हार्मोन्स की पुरुषों में नहीं होती। आइए सीधा बैठे। अगला अभ्यास हम करते हैं बाह्य प्राणायाम अग्निसार। श्वास को भरना, पूरा भर के फिर बाहर छोड़ना, जितना छोड़ सकते हैं छोड़िए। छोड़ करके मूल बंद लगाना, उद्यान बंद लगाना और जलंधर बंद लगाना। 3 से 5 बार कम से कम करते हैं। जिनको पता है वो करते रहेंगे, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ। आइए श्वास को भरते हैं, छोड़िए, रखिए। मलमूत्र वाले स्थान को ऊपर की ओर लिफ्ट करिए और होल्ड करिए। ये हो गया मूल बंद। पेट की मांसपेशियों को पीछे की तरफ खींचिए और खींच के रखिए। ये हो गया उद्यान बंद। और गर्दन को आगे झुका देंगे तो होगा जलंधर बंद। तीनों बंद एक साथ। आइए एक बार मैं लगाता हूँ, फिर आप सब लोग 3 बार करेंगे। जब नाम को आ जाए तो गर्दन सीधी करें, श्वास को भर लीजिए, एक दो श्वास सामान्य लीजिए, फिर दोहराइए। आइए कम से कम 3 बार सब लोग मिलकर करते हैं। पहले उद्यान बंद, फिर मूल बंद। 30 सेकंड से ज्यादा बैठा नहीं जाता। यदि कोई व्यक्ति 30 सेकंड से ज्यादा बैठ पा रहा है तो उसके दो मतलब है, या तो वो बहुत अभ्यस्त है या उसका मूलबंद लगा नहीं है। इसलिए ध्यान से इस अभ्यास को करना मस्तिष्क को, नर्वस सिस्टम को बहुत बल देता है, आपकी एकाग्रता को बढ़ा देता है। किसी भी एक विषय में आप टिक करके सोचते रह सकते हैं, चिंतन करते रह सकते हैं। ऐसी क्षमता इस अभ्यास से बढ़ती है। इसके अलावा मलमूत्र से संबंधित महिलाओं को विशेष रूप से मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स में यह अभ्यास बहुत उपयोगी है। 3 बार करने के पश्चात करते हैं अग्निसार। ये कपालभाति और बाह्य प्राणायाम का फ्यूजन है। माने श्वास को बाहर छोड़ना, छोड़े रखना, आने मत देना और पेट की मांसपेशियों को बलपूर्वक आगे पीछे अंदर के अंगों को थपकी देना है। आइए
अब इस 50 स्ट्रोक्स लगा पाए ऐसा प्रयास करना। आइए फिर बढ़ते हैं श्वास को, छोड़िए, थोड़े रखिए, करिए। करते रहिए। अंदर के अंगों में जितने वाइटल ऑर्गन्स हैं, लिवर है, किडनी है, आते हैं, पेंक्रियाज है, यूट्रस है, पीछे किडनी है, इन सब को जीवन भर काम करते रहना होता है। और काम करते करते इन रिपेयर होना चाहिए। काम के साथ साथ रिपेयर के तभी संभव है जब उनको समय पर और पूरी खुराक मिलती रहे। इन सब अंगों की खुराक दो ही चीजें हैं, जो पोषण हम भोजन के माध्यम से देते हैं और जो ऑक्सीजन हम बाहर से ग्रहण करते हैं। और दोनों ही पोषण पहुंचने का केवल एक ही माध्यम है, वो है रक्त, ब्लड। ब्लड की सप्लाई अच्छी हो, वो कैसे इंश्योर होगी? वो ऐसे होगी कि वहां पर आप अंदर के अंगों को थपकी दीजिए तो वहां ब्लड का फ्लो बढ़ता है। इसलिए आइए फिर एक बार करते हैं, अंतिम बार। इसके दो और अच्छे लाभ हैं। एक तो जिनको अक्सर कॉन्स्टिपेशन रहता है, पेट में आम रहती है, बार बार जाना पड़ता है, खुलकर नहीं होता या बिल्कुल आती ही नहीं है, बहुत हार्ड स्टूल रहता है, उनके लिए आंतों का इससे बढ़िया मालिश, मसाज, अभ्यंग हो ही नहीं सकता। दूसरा इसका नाम है अग्निसार, माने अग्नि को बढ़ाने वाला। अग्नि माने क्या? मेटाबॉलिज्म। अग्नि माने क्या? अग्नि वो तत्व है जो बाहर की वस्तु को अंदर जाने के बाद इस जीवित शरीर का हिस्सा बनाता है। दुनिया की कोई भी लेबोरेटरी ऐसा नहीं कर सकती कि दूध से हड्डी बना ले या दाल से मांस बना दे। यहाँ तक कि मुर्गे के मांस से भी आदमी का मांस बाहर लेबोरेटरी में नहीं बन सकता। भीतर कैसी लेबोरेटरी है? आए कुछ भी बनता शरीर का हिस्सा है, वो ही है अग्नि। इसी अग्नि के मंद होने से सब बीमारियां पैदा होती हैं। हमारे यहाँ कहते हैं सर्वेषाम रोगाणाम कारणम अग्नि माध्यम। हर बीमारी का कारण अग्नि का मंद होना है। उनकी कमी हो तो अग्निमंद है, थायराइड है तो अग्निमंद है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है तो अग्निमंद है, रोमेटिक आर्थराइटिस है तो अग्निमंद है, डायबिटीज है तो अग्निमंद है, सूजन है कहीं पर बॉडी में, कहीं पर भी अग्निमंद है, अर्ली एजिंग है तो अग्निमंद है, और पोषण शरीर को नहीं पहुंच पा रहा, ऑस्टियोपोरोसिस है तो अग्निमंद है। इसलिए अग्निसार अभ्यास को करते समय बहुत श्रद्धा और ध्यान से करना चाहिए। फिर से थोड़ा खोल दीजिए, दोनों हाथ पीछे और दोनों तरफ को हिलाते रहिए। मैं बता रहा था पीसीओडी के बारे में। पीसीओडी को समझने से पहले समझें कि ओवरी और सिस्ट क्या होती है। ओवरी महिलाओं के शरीर में दो वो ऑर्गन्स हैं जिनमें अंडा बनता है। यदि वो अंडा स्वाभाविक रूप से 14वें दिन 15वें दिन, मतलब साइकिल शुरू होने के 14वें 15वें दिन वो अंडा स्वाभाविक रूप से निकलता है। वो निकलता है और शरीर में उसकी फिर अगली प्रक्रिया होने के बाद ही प्रेगनेंसी होती है। को मोड़िए, इस एड़ी को धड़ से लगाइए, इस हाथ को घुटने पर रखिए, थोड़ा प्रेस करने की कोशिश करिए, भूमि से लगाइए, जबरदस्ती नहीं करना। श्वास को करिए, उसको उठाइए और धड़ से लगाइए, छोड़िए, फिर वापस। दूसरा पैर सीधा रहे। जैसा मैंने बताया था कि महिलाओं के शरीर में डे 1 से लेकर के 28 डेज तक हार्मोन्स की गतिविधि चलती रहती है। जैसे ही साइकिल बंद होता है, अंडा बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और हार्मोन्स के माध्यम से 14वें दिन वो अंडा बाहर निकलता है। यदि शरीर में हार्मोन्स का पुश कमजोर हो, वह अंडा बनते बनते 14वें दिन बाहर नहीं निकलता और ओवरी में ही अटक जाता है। जब ओवरी में अटक जाता है तो वो एक गांठ जैसी शक्ल अख्तियार कर लेता है। इस गांठ जैसी शक्ल को बोलते हैं सिस्ट। और
अगर वो ओवरी सिस्ट से भर जाए, माने बहुत सारी सिस्ट बन जाए उसमें, फिर अगला जो गड़बड़ है वो ये होता है, उसके पीसीओडी के लक्षण आने लगते हैं। पीसीओडी माने पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज। कर लीजिए, माने बहुत सारे, सिस्ट माने गांठें, ओवरी के अंदर ऐसा लक्षण, ऐसी बीमारी, ऐसी बीमारी जिसमें बहुत सारी गांठें हमारे ओवरी में बन जाए, अंडे बाहर ना निकल पाए, उसको बोलते हैं पीसीओडी। पीसीओडी होने के पीछे एक ही कारण है बड़ा, कि हार्मोन्स का पुश कमजोर होना। इसको कैसे पहचानेंगे? पहले ये समस्या बहुत कम देखने मिलती थी, आजकल साइकिल शुरू होने की उम्र आते ही ये समस्या देखने को मिलने लगती है। आप खुद भी पहचान सकते हैं इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। अपने घर में बेटी हो, बहन हो, पत्नी हो, वहां भी हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला जो सिम्टम है वो होता है मासिक चक्र का बिगड़ जाना या आना बंद हो जाना। एक होता है प्राइमरी एमेनोरिया, होता है सेकेंडरी एमेनोरिया, मतलब साइकिल का नहीं आना। प्राइमरी एमेनोरिया कब होता है? जिनको आज तक कभी आए ही नहीं, जैसे 12-13 साल से पहले जो होता है वो प्राइमरी एमेनोरिया है। सेकेंडरी एमेनोरिया किसको कहते हैं? एक बार शुरू हो जाए उसके बाद ना आए, जैसे प्रेगनेंसी में ऐसा होता है कि महीना आना बंद हो जाता है 9 महीने के लिए, दिस इज सेकेंडरी एमेनोरिया। ऐसे ही पीसीओडी में भी अंडा बनता तो है लेकिन बाहर निकलता नहीं, उसकी वजह से एमेनोरिया या डिस्टर्ब्ड माने साइकिल का गड़बड़ हो जाना, समय पे आया नहीं आया, कभी कभी 2 महीने के बाद आया, 1.5 महीने के बाद आया, बहुत थोड़ा आया, ये उसमें लक्षण होते हैं। दूसरा होता है वेट का बढ़ना, बिना किसी ज्ञात कारण के। आप अच्छा खाने पीने में ध्यान रख रहे हैं फिर भी वजन बढ़ रहा है, ये थायराइड भी हो सकता है, लेकिन थायराइड में भी, थायराइड की वजह से भी पीसीओडी हो सकता है। पीसीओडी में वेट गेन होना एक लक्षण है, साइकिल का बिगड़ जाना एक लक्षण है, वेट गेन होना दूसरा लक्षण है, तीसरा लक्षण है एंड्रोजन हार्मोन का बढ़ना, पुरुष वाले हार्मोन्स की मात्रा का बढ़ना। वो कैसे पता चलता है? कई बार बच्चियों को देखा होगा आपने, हेयर ग्रोथ होने लगती है या पिंपल्स बहुत ज्यादा आते हैं। 3 मेजर लक्षण है, साइकिल का डिस्टरबेंस या डिले होना, थोड़ी मात्रा में आना, और वेट का बढ़ना, और मुंह पर पिंपल्स, एक्ने या हेयर ग्रोथ का होना। आइए सीधा बैठते हैं, अगला अभ्यास हम करते हैं थायराइड के लिए। उज्जाई, ध्यान देना, पीसीओडी में जैसे मैंने बताया एक कारण होता है थायराइड, और थायराइड के इलाज के लिए जो दवाएं खा रहे हैं उन दवाओं के साथ साथ कपालभाति, अनुलोम विलोम, उज्जाई, ये तीनों को जरूर करना चाहिए। स्त्री हो पुरुष हो, थायराइड दोनों को बराबर अफेक्ट करता है, महिला को ज्यादा करता है, ये अभ्यास जरूर किया जाना चाहिए। आइए, आपको मालूम है, पहले अपने गले को साफ करेंगे, खांसी आती है आने दीजिए, श्वास को भरिए आवाज करते हुए, बाएं से छोड़ दीजिए, लेफ्ट नोस्ट्रिल से छोड़ना है। तो प्रयास करेंगे, थायराइड ट्रेंड पर विशेष लाभ लेने के लिए कुछ अभ्यास हैं जिनका बहुत ज्यादा उपयोग है, जैसे हल आसन है, सर्वांग आसन है। उसी तरह से ये वाला अभ्यास जो कर रहे हैं उज्जाई, इसकी भी अगर आप मूल बंद और जलंधर बंद के साथ करते हैं तो विशेष लाभ होता है। मूल बंद ने बताया, मलबूत वाले स्थान को होल्ड करके रखना खींच के, और जलंधर बंद में गर्दन को आगे झुका देना मैंने बताया।
आइए अगले 2 बार अभ्यास करते हैं इन दोनों बंदों के साथ। आइए। मूल बंद लगाइए और जलंधर बंद। मूल बंद छूटने ना पाए, ध्यान देना। जब नहीं रुक पाते तो धीरे धीरे पहले गर्दन को सीधा करें और ढीला करें और श्वास भर लीजिए, छोड़ दीजिए। 1-2 श्वास सामान्य लीजिए और अंतिम बार उज्जाई 2 बंधों के साथ दोहराते हैं। अपने गले की थोड़ी मालिश करिए। ये पीसीओडी होने के पीछे कारण क्या होते हैं? बहुत बड़ा कारण है कि अगर हमारी बच्चियां, हमारी बहनें, अगर उनका फिजिकल एक्टिविटी कम होती है तो वेट बढ़ता है और हार्मोन्स बिगड़ते हैं। दूसरा, बहुत तनाव, आजकल के बच्चियों में पढ़ाई का स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। एक है एक्टिविटी कम करना, दूसरा है तनाव और तीसरा है भोजन हम करते हैं उसमें बहुत सारे हार्मोन्स को बिगाड़ने वाले तत्व होते हैं। जितने फास्ट फूड होते हैं वो सब के सब हमारे हार्मोन्स को बिगाड़ते हैं। तो तनाव, अनियमित गड़बड़ भोजन और तीसरा इनएक्टिविटी, ये 3 कारण हैं जो हमारे पीसीओडी को पैदा करते हैं और इलाज भी यहीं से शुरू होता है। आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि पीसीओडी का कोई तयशुदा इलाज नहीं होता। आमतौर पे अगर साइकिल नहीं आ रहा है तो 3 महीने तक डॉक्टर्स हार्मोन्स पिल्स देते हैं। वो 21 दिन की दवाएं देते हैं, 7 दिन छोड़ देते हैं। 21 दिन दवा खाई, साइकिल आ गया, फिर दवा खाई, फिर आ गया। इस तरह से 3 महीने खिलाने के बाद ऐसी उसमें जो गड़बड़ थी वो ठीक हो जाती है, लेकिन छोड़ते ही फिर दोबारा होती है। और हार्मोन्स पिल्स लेते रहने के अपने बड़े नुकसान हैं। वहां पर क्या करना चाहिए? सबसे बड़ा उपचार है उसका कि इन 3 कारणों पर हिट किया जाए। 3 कारण कौन से बताए? एक तो वेट का ज्यादा होना, इनएक्टिविटी का होना। तो अगर हम वेट कम करेंगे तो पीसीओडी की स्थिति में निश्चित रूप से सुधार होता है। और आपने देखा होगा कि पीसीओडी में सबसे पहले जो दवा दी जाती है वो होती है मेटफॉर्मिन, जो है तो डायबिटीज की दवाई, क्योंकि मेटफॉर्मिन का ताल्लुक है इंसुलिन के एक्टिवेशन से और वेट बढ़ने का ताल्लुक भी उसी से है। इसलिए वेट कम करने के लिए मेटफॉर्मिन दी जाती है। उसके भी अपने बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। इसलिए वेट कम करने के लिए जो सुरक्षित तरीका है वो अपनाया जाना चाहिए और वो है बहुत अच्छी मात्रा में एक्सरसाइज और डाइट मैनेजमेंट। दूसरा मैंने बताया था खाने में गड़बड़ होना। तो खाने में गड़बड़ का मतलब क्या है कि जो बाहरी भोजन है, जो फास्ट फूड है, जिसमें दुनिया भर के केमिकल्स मिले होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और टेस्ट बिल्डर्स होते हैं, मैदा होती है, फैट होता है, उन सब से बचना चाहिए। खूब सारी हरी सब्जियां, खूब सारे फल, सब्जी, ये सब चीजें लेनी चाहिए। दालें और घर के बने हुए सब तरह के भोजन, ये सब लेना चाहिए। और तीसरा है स्ट्रेस मैनेजमेंट, जो कि सबसे बड़ी समस्या है। स्ट्रेस को मैनेजमेंट करने के लिए प्राणायाम, अच्छी वॉक, साइकिलिंग, डांस, म्यूजिक, कुछ भी, आप इन इन चीजों के लिए बहुत सजग रहिए। जिन बच्चों को पीसीओडी हो गया है उनको ठीक भी होना है उससे, और जिनको नहीं हुआ वो नहीं होगा, इसके लिए भी यह व्यवस्था बनती है। इसके अलावा और समस्याएं होती हैं जो कि महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित हैं। जैसे मैंने बताया एनीमिया, खून की कमी का होना। आइए चर्चा करते हैं। उससे पहले हम अगला अभ्यास करते हैं अनुलोम विलोम। सबसे पहले मन में एक संकल्प लेके बैठे, क्रिया हम करते रहेंगे जब तक ना कहा जाए, बंद नहीं करेंगे।
और ध्यान को जो मैं कहता हूँ उस पर केंद्रित करेंगे कि मेरी बात आप सुन भी सकें। सीधा बैठेंगे, दाहिने हाथ का उपयोग करेंगे, हाथ थक जाए तो हाथ को बदल लेंगे, लेकिन आंखें बंद रखते हुए करते रहेंगे। ध्यान को भंग नहीं होने देने का प्रयास करेंगे। मन में संकल्प बांध के बैठिए। लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास को भरना है, दाएं से छोड़ देना है, फिर जहां से छोड़ा वहीं से वापस भरा और दूसरे से छोड़ दिया। ये एक साइकिल हुआ। ये एक साइकिल लगभग 12 सेकंड का होता है। 3 सेकंड में लिया, फिर 3 में छोड़ा, फिर 3 में लिया, फिर 3 में छोड़ा। लगभग 12 सेकंड का एक साइकिल होता है। 1 मिनट में आप लगभग 5 से 6 बार कर पाते हैं। तो इसको निरंतर करते रहना है, 5 मिनट से पहले छोड़ना नहीं है। आइए। ये करते रहिए, बात सुनते रहिए। जैसे खून की कमी एक समस्या है महिलाओं में, उसकी वजह है हर महीने नुकसान होना, लेकिन बनने की प्रक्रिया का धीमा हो जाना। खून बनने की प्रक्रिया का घटने की जो वजह है, उसमें सबसे बड़ा कारण है कि खून के बनने के लिए आवश्यक तत्व हैं, उनकी पूर्ति नहीं करना। जैसे फॉलिक एसिड है, विटामिन बी12 है, आयरन है और मल्टी मिनरल्स हैं। उन सब का जो माध्यम है भोजन है। और भोजन में यदि पर्याप्त मात्रा में वो सब तत्व नहीं होंगे तो खून बनने की प्रक्रिया धीमी होगी। इसके अलावा और क्या है, तत्व तो पूरे डाल दिए, लेकिन उनका एब्जॉर्प्शन शरीर में बिगड़ गया। वो कैसे बिगड़ता है? जैसे आप अपने भोजन के साथ चाय का सेवन करते हैं, कॉफी का सेवन करते हैं। चाय और कॉफी दोनों ही आपके भोजन के आयरन को, लोहे तत्व को एब्जॉर्ब होने से रोक देती है। जैसे आप शरीर में विटामिन सी की मात्रा पर्याप्त नहीं डालते, विटामिन सी कम होने से आयरन का एब्जॉर्प्शन बिगड़ जाता है। जैसे पेट का खराब रहना, आईबीएस का बने रहना अथवा लूज मोशंस लगे रहना, उससे भी जो मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, आयरन है, उनका एब्जॉर्प्शन नहीं होता। तो एक तो भोजन में उन तत्वों की सप्लाई का कम होना, और सप्लाई ठीक है, एब्जॉर्प्शन नहीं होना। एब्जॉर्प्शन नहीं होने के पीछे है कारण, अग्निमान एक कारण है और अन्य समस्या दूसरा कारण है। तो उन सबको चुन चुनकर उस पर काम करना चाहिए। माने पोषक तत्वों का भरपूर सेवन किया जाना चाहिए। हरी सब्जियां आयरन के अच्छे स्रोत होती हैं। हरी पालक, जैसे पालक है, बथुआ है, मेथी है। इसके अलावा ऐसे फल जो गहरे रंग वाले फल हैं, जिसमें अनार है। इसके अलावा जैसे ड्राई फ्रूट्स में आपका जैसे अनार है, चुकंदर है। इसके अलावा जो ड्राई फ्रूट्स में आपका खजूर है, फुल ऑफ आयरन है। इसके अलावा और भी ये जैसे आपके भोजन में जब चने का सेवन करते हैं, फुल ऑफ आयरन है। हरी दालें हैं, छिलके वाली दालें हैं, पत्तेदार सब्जियां हैं, इसमें अच्छी मात्रा में आयरन रहता है। लेकिन ये गड़बड़ ना करें, खाना खाया और चाय पी। खाना खाने के बाद चाय पीने से मैंने बताया आयरन का एब्जॉर्प्शन घट जाता है। दूसरी बात आती है कि उसके एब्जॉर्प्शन को एनहांस करना। एब्जॉर्प्शन तब एनहांस होगा जब हमारी मेटाबॉलिक पावर अच्छी होगी। तो ध्यान रखें कि अच्छी भूख लगने पर भोजन करें। यदि आप अच्छी भूख लगे बिना भोजन करते हैं, उसका पाचन ठीक नहीं होगा और अच्छे से एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा। दूसरा, खाने में अच्छी मात्रा में विटामिन सी रहे। जैसे नींबू एक अच्छा स्रोत है विटामिन सी का। जिससे जितने सिट्रस फ्रूट्स हैं वो अच्छे स्रोत हैं विटामिन सी के। जैसे आंवला है, आंवला अकेला ही आयरन, कैल्शियम, विटामिन सी तीनों का अच्छा स्रोत है। तो 2 आंवले प्रतिदिन प्रति व्यक्ति खाए। इसके अलावा और अच्छा तरीका क्या हो सकता है कि आप अपने घर में एक समय की सब्जी लोहे की कढ़ाई में बनाएं। लोहे की कढ़ाई में सब्जी बनाइए, सब्जी बनते समय उसमें आंवला पाउडर डालेंगे तो सब्जी निश्चित रूप से काली तो होगी, लेकिन फुल ऑफ आयरन होगी और एनीमिया से लड़ने का बहुत बेहतरीन हथियार होगी। तीसरा कारण होता है पेट में कीड़े होना। आमतौर पर पेट में कीड़े होते हैं तभी खून बनने की प्रक्रिया बाधित होती है। तो इसका तरीका क्या होता है? इसका तरीका ये है कि समय-समय पर या साल में 1 बार कम से कम ज़रूर आप अपने आप को डिवॉर्मिंग करते रहें। पेट के कीड़ों को मारने वाली कोई भी दवाई, अगर आपको ऐसा लगता है, डॉक्टर ऐसा कहते हैं कि आपके पेट में कीड़ों की संभावना है, तो उसका लिया जाना चाहिए। इसके अलावा जो बथुआ है, बथुआ अपने आप में कीड़ों को भी मारता है, साथ में खून को भी बढ़ाता है। इस तरह से अपने भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। दूसरी समस्या होती है
दूसरी समस्या होती है PMS, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। माने क्या कि यदि साइकिल शुरू होने से 1 हफ्ता 10 दिन पहले से ही कुछ डिस्कम्फर्ट होना शुरू हो जाए, हेडेक होना शुरू हो जाए, चिड़चिड़ाहट शुरू हो जाए, हाथ में बहुत भारीपन हो जाए, है ना, इस तरह की नींद उड़ जाए और पेट में दर्द होने लगे, कमर दर्द होने लगे, तो आप समझिए ये लक्षण है PMS के, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में भी जो चाहिए वो ये, एक तो स्ट्रेस कम होना चाहिए, दूसरा क्योंकि PMS में बॉडी में जो एंगोर्जमेंट है वो बढ़ जाता है, ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है टुवर्ड्स पेल्विक रीजन, नाभि से नीचे के हिस्सों में खून का दबाव बढ़ने लगता है साइकिल लाने के लिए। तो ऐसी कंडीशन में यदि 3 दिन नमक का सेवन बिल्कुल बंद कर दिया जाए तो PMS की समस्या में बहुत आराम मिलता है। इसी प्रकार फिजिकली खूब एक्टिव हो और खूब अच्छा व्यायाम करते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो भी PMS दूर रहती है। 7 घंटे की बेहतर नींद लेना शुरू करेंगे तो भी PMS में आराम रहता है। इसके बाद अगला जो नंबर आता है, जो लोग करके रुक गए हैं वो फिर दोबारा शुरू कर लें। अभी 2-3 मिनट और आप अनुलोम विलोम करिए, बाएं से लेना, बाएं से छोड़ना, बाएं से लेना, बाएं से छोड़ना करते रहिए। एक और समस्या होती है PID, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। कैसे पता चलता है? जिन महिलाओं में डिस्चार्ज होता है, सफेद पानी आता है, प्रदर बोलते हैं उसको, वो एक संभावना होती है PID की। PID मतलब पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। पेल्विक रीजन है, पेल्विक रीजन में ही हमारा यूट्रस और ओवरी और सारी चीजें इंस्टॉल्ड होती है। उसमें किसी वजह से इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, सूजन है, उसको बोलते हैं PID। कारणों में है आमतौर पे इन्फेक्शन का होना, बहुत बड़ा कॉमन कॉज है इन्फेक्शन का होना। यूरिन से इन्फेक्शन वो ट्रेवल कर जाता है, या पोस्ट मैरिज मतलब शादी के बाद जो आपसी संबंध है उससे भी वो संभावना होती है। हाइजीनिक कंडीशंस का ध्यान न रखना एक बड़ा कारण होता है। लक्षण क्या होते हैं? नाभि से नीचे के पेडू में दर्द का बने रहना, कमर दर्द का बने रहना, थकावट बने रहना, कभी कभी फीवर आ जाना, व्हाइट डिस्चार्ज होना, साइकिल आने में बहुत पेनफुल कंडीशन का बना रहना, और जो ब्लीडिंग है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उसका भी एबनॉर्मल होना। ये सब के सब लक्षण हैं पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज के। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज में दी कॉज है इन्फेक्शन, तो इन्फेक्शन की चिकित्सा होनी चाहिए। इसके अलावा कमर की सिकाई करना और पेड़ों के निचले हिस्से में एरंड तेल की या किसी भी तेल की मालिश करके सिकाई करना बहुत उपयोगी रहता है। अब कुछ चीजें ऐसी हैं तो एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, मैं जो बताने जा रहा हूँ। आमतौर पे ये करती हैं महिलाएं कि जब साइकिल आना ड्यू हो और उस समय यदि कोई फंक्शन पड़ रहा हो, पूजा पड़ रही हो घर में और कहीं तीर्थ यात्रा पे जाना हो, तो डॉक्टर से उनकी डिमांड होती है कि ऐसी दवा दें कि उनकी साइकिल पोस्टपोन हो जाए। ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, लेकिन सावधान रहना चाहिए, हमें इस तरह की प्रैक्टिस से बचना चाहिए। इस तरह के प्रैक्टिस निश्चित रूप से हमारे हार्मोन सिस्टम को बिगाड़ते हैं, तो आने वाले समय में भयंकर समस्याएं पैदा कर सकते हैं। PCOD अपने आप में एक ऐसी समस्या है जो आगे जाकर के इनफर्टिलिटी की समस्या को पैदा कर सकती है। हार्मोन्स का बहुत सारा लगातार नियमित प्रयोग करने से हार्मोन्स का सिस्टम परमानेंटली बिगड़ सकता है और कैंसर जैसी समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। इसलिए हार्मोन्स का अनावश्यक प्रयोग या लंबा प्रयोग, हमेशा सावधान रहिए। हार्मोन्स को लेने की बजाय दूसरे अल्टरनेट अपनाइए। यदि बहुत आवश्यक है, बहुत इमरजेंसी है तो अलग चीज है, अन्यथा हार्मोन से छेड़छाड़ करना ठीक नहीं होती है। अब इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप को मैं बता देता हूँ। जैसे 2-3 क्रियाएं हैं जो महिलाओं के यूट्रस से संबंधित चीजों में बहुत उपयोगी है। जैसे एक है सेतु बंध। सेतु बंध अभ्यास आप जानते होंगे, नहीं तो अगली क्लास में मैं बहन जी से रिक्वेस्ट करूंगा, जब क्लास लगाती है तो वहां पर सेतु बंध जरूर कराएं। ऐसे ही है ऊष्ठ आसन, ऊष्ठ माने ऊंट, ऊंट वाली मुद्रा वाला अभ्यास, और सेतु कहते हैं ब्रिज, ब्रिज की तरह का स्ट्रक्चर। दो अभ्यास बहुत उपयोगी हैं। इसके अलावा मैंने बताया मूल बंध वाला अभ्यास, कपालभाति अभ्यास, और थायराइड के लिए, किसी भी हार्मोन्स के बिगाड़ को ठीक करने के लिए
अनुलोम विलोम और उज्जाई अभ्यास करना चाहिए। इसके अलावा महिलाओं में क्या पुरुषों में क्या सब में ही हफ्ते में 1 दिन 2 दिन मालिश करने का अभ्यास रखना चाहिए। अभ्यंग मसाज मालिश ब्लड फ्लो बढ़ाता है, ब्लड फ्लो बढ़ाने के साथ साथ हार्मोन्स का इम्बैलेंस भी ठीक करता है और उत्साह का संचार पूरे शरीर में होता है। इसके अलावा ये बात समझने की है कि यदि हमारे शरीर में, आप जानते हैं वात पित्त का मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, आमतौर पे जो महिलाओं के मासिक चक्र से संबंधित रोग होते हैं उसमें पित्त का बिगाड़ होता है, और पित्त के बिगाड़ के लिए सबसे अच्छी चिकित्सा हमारे होती है विरेचन। विरेचन कहते हैं डिटॉक्स का वो प्रक्रिया जिसमें हम मलद्वार से सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं। तो पीसीओडी की समस्या में और मेंस्ट्रुअल इश्यूज में विरेचन, आप ये नोट दिमाग में रखें, विरेचन बहुत उपयोगी प्रक्रिया है। कुछ दिन घी पिला करके, सिकाई मालिश करके 1 दिन हम दस्त लगाते हैं, कंट्रोल्ड लूज मोशन लगाते हैं, 10-12 बार जाते हैं। उसके बाद 2-3 दिन खाने की व्यवस्था ठीक रखते हैं। तो वह प्रक्रिया साल में 2 बार करते रहने से पीसीओडी हो या और वेट गेन की समस्या हो, कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो, मासिक चक्र से संबंधित अनेक समस्याओं में भी, या जिनको इनफर्टिलिटी की समस्या है उनकी समस्याओं का उपचार करने के पहले भी हम शोधन अपने डिटॉक्सिफिकेशन के माध्यम से, विरेचन के माध्यम से वो कराते हैं। बहुत उपयोगी चीजें हैं। 2-3 औषधियां हैं जिनके बारे में आपको जानकारी भी होगी, नहीं होगी तो होनी चाहिए। एक हर्ब है, आप चाहे दिमाग में भी नोट कर सकते हैं, पेपर पे नोट कर सकते हैं। अशोका। अशोक एक ऐसा पेड़ है जो आपको अपने आस-पास तक मिलता है। अशोक की छाल महामारी शुरू होने से लेकर के महामारी बंद होने की सभी समस्याओं में बेहद उपयोगी है। बहुत कॉमनली आप जानते हैं अशोकारिष्ट के नाम से मिलता है। अशोक की छाल अपने आप में बहुत उपयोगी। ऐसे ही लौद्र है, लौद्र पठानी के नाम से मिलती है, लौद्र है। अशोक और लौद्र दोनों, पीसीओडी हो, महीना बहुत ज्यादा आता हो, अनवांटेड ब्लीडिंग हो रही हो, या डीयूबी डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग हो रही हो, फाइब्रॉइड बन गए हो और महीना बंद नहीं हो रहा, ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही है, तो भी ये दोनों चीजें बहुत उपयोगी है। ऐसे एक चीज होती है कमरकस। कमरकस एक गोंद होता है, किसी पेड़ का, पलाश के पेड़ का गोंद होता है, कमरकस बोलते हैं उसको। वो कमरकस जिन महिलाओं को आईडी रहता है, पैलेटिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, कमर में दर्द रहता है, उनके लिए उसका नाम ही कमरकस है। वो कमरकस गोंद जो है वो बहुत उपयोगी है महिलाओं के लिए, कमर दर्द के लिए और डिस्चार्ज के लिए, जो बिल्कुल अनयूजुअल डिस्चार्ज होता है उसके लिए। तीसरा होता है शतावरी। शतावरी में बहुत बार चर्चा करता हूँ। शतावरी हर हाल में नॉन हार्मोनल हार्मोन रेगुलेटर है, बहुत पौष्टिक है, वजन भी बढ़ाती है, ध्यान रखना है, लेकिन बहुत ताकत देती है। पोस्ट मीनोपॉजल या पेरीमीनोपॉजल, मीनोपॉज की एज आते समय या मीनोपॉज के समय शतावरी का सेवन करते रहना बहुत उपयोगी है। इसके अलावा जिन माताओं को अभी अभी प्रेगनेंसी, अभी अभी डिलीवरी हुई है और दूध की मात्रा घट जाती है, उनके लिए शतावरी तो रामबाण है। माने बच्चे के लिए माँ का दूध पूरी मात्रा में आए, इसके लिए शतावरी बहुत उपयोगी है। इसी प्रकार डिलीवरी होते ही 2 से 3 हफ्ते, 4 हफ्ते दशमूल का सेवन कराया जाना चाहिए। बहुत से लोग जानते ही हैं दशमूलारिष्ट या दशमूल का काढ़ा, ये यूट्रस की सारी थकावट और कमजोरी और सूजन सबको सेटल कर देता है और बहुत अच्छी औषधि है दशमूलारिष्ट। इसके अलावा ग्वारफाटा आप बहुत जानते हैं, एलोवेरा। एलोवेरा इन महिलाओं को साइकिल ठीक से नहीं आता, कम आता है, स्कैंटी पीरियड्स है, पीसीओडी है, डेड साइकिल है, उनके लिए बहुत अच्छा है ग्वारपाठा। इसका मतलब ये होता है जिनको ज्यादा साइकिल आता है उनको ग्वारपाठा यानी एलोवेरा नहीं लेना चाहिए, तो ग्वारपाठा लेने से पेल्विक एरिया में ब्लड फ्लो बढ़ता है। पेल्विक एरिया में ब्लड फ्लो बढ़ता है, साइकिल की मात्रा बढ़ जाती है, ब्लड की मात्रा बढ़ जाती है। तो इसलिए जिनको कम आता है, स्कैंटी पीरियड्स है, डिलेड पीरियड्स है, पीसीओडी है, उनके लिए एलोवेरा, ग्वारपाठा, कुमारी बोलते हैं हमारे यहाँ, कुमारी बोलते हैं, वो बहुत उपयोगी है। लेकिन जिनको ज्यादा आता है उनको ग्वारपाठा का सेवन नहीं करना चाहिए। इसी तरह से गूलर के पत्ते, गूलर की छाल, ये भी बहुत उपयोगी है जहां ज्यादा आता हो, अनवांटेड अनयूजुअल चार्जेस होती हो, वहां ये सब चीजें आती हैं। तो मुझे लगता है कि ये महिलाओं के जनरल जो हेल्थ है उसके संबंध में एक जनरल टॉक है।
कुछ स्पेसिफिक बात हो तो उसका अलग से हम पूछ सकते हैं। आइए अंतिम चरण के अभ्यास जो 3 है, भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव, ये तीनों अभ्यास बहुत ध्यानात्मक अभ्यास हैं, मेडिटेशनल एक्सरसाइज हैं। इसमें अपने आप को बिल्कुल अवस्थित करके बैठना और करना। उससे पहले थोड़ा पैर सीधा कर लीजिए ताकि आप फिर शरीर के बीच बीच में हिलाने के बहाने ना मिले। गर्दन को पीछे करिए, पीछे डाल के रखिए, दोनों पैरों को मूव करते रहिए, दोनों पैरों को मोड़िए, सीधा करिए ताकि आप 5-7 मिनट लगातार फिर बैठ सके। दोनों हाथ आगे, पूरा आगे आइए और पीछे की चालन। की चालन भी पेट के लिए, पेट की मांसपेशियों को टोन अप करने के लिए और वेट कम करने के लिए बहुत उपयोगी है। घुटने बिल्कुल सीधे हों, प्रयास करें कि दोनों पैरों तक आपके दोनों हाथ होने सीधी रखते हुए आ जाए। विपरीत दिशा में दोनों पैर खोल लीजिए, दाहिने हाथ को बाएं पैर पर और हाथ ऊपर की तरफ, दृष्टि हाथ की तरफ। विश्राम। वापस आइए, श्वासों को सामान्य होने दीजिए। भ्रामरी माने गुंजन करना, हमिंग साउंड। उद्गीत माने ऊंचे स्वर में गाना, ओम का उच्चारण करते हैं देर तक, दूर तक। और प्रणव माने ओम, उस पर ध्यान को केंद्रित करना। आइए, पहली उंगली माथे पर, बीच की 2 उंगलियों से आंखों के कोने पर दबाव, और 3 बार करेंगे, फिर अपने आप हाथों को नीचे ले आएंगे। कानों के फ्लैप अंगूठे से बंद करिए और एक गुंजन, हमिंग साउंड को गूंजने दीजिए, उसकी कंपन को महसूस करिए, श्वास को भरिए। हाथ नीचे, आंखें बंद। 3 बार हम ओम का उच्चारण करते हैं, सबका स्वर मिलके एक स्वर बने, ऐसा प्रयास। देर तक और दूर तक उच्चारण करेंगे, लंबा गहरा श्वास लेके।
मौन, आंखें बंद। श्वास की गति को एकदम धीमा, इतना धीमा कि स्वयं को अनुभव ना हो कि कब श्वास आया कब श्वास गया। साक्षी भाव, दृष्टा भाव, विटनेस फॉर्म में रहते हुए बंद आंखों से स्वयं को देखने का प्रयास करना। बंद आंखों से ही अपनी मुख मुद्रा को देखने का प्रयास करना। हमारी मुख मुद्रा के किसी भी हिस्से में इतनी ज्यादा शांत और आनंद से भरी नहीं होती। अपने ध्यान को अपने श्वासों पर केंद्रित रखना, देखना कैसे श्वास बाहर से ऊर्जा के कणों को लेते हुए नाक के माध्यम से देह में प्रवेश करता है और शरीर की एक एक कोशिका को इस ऊर्जा को देते हुए उसके बदले में कार्बन डाइऑक्साइड, कलुष, तनाव, कष्ट, चिढ़, दुख, सारी नकारात्मक ऊर्जा को अपने साथ लेता हुआ बाहर वापस आ जाता है। यह श्वास, यह प्राण हमारे जीवन का आधार है और इन प्राणों का आधार वह परम पिता परमात्मा, जिसकी इच्छा के बिना हम एक भी श्वास नहीं ले सकते। बहुत अद्भुत प्रक्रिया यह प्राण की। जन्म के समय रोने के माध्यम से पहला श्वास भीतर जाता है और हम जीवित रह जाते हैं। कल्पना करिए भीतर श्वास न जाए, पहले तो बच्चे को रुलाया जाता है थपकाते हुए, लेकिन बच्चा ना रोए तो बच्चा रिटार्डेड पैदा होता है अथवा वो जीवित नहीं रहता। इतना महत्वपूर्ण है प्राण। ये प्राण बिना ईश्वर की इच्छा के नहीं रहता, इसलिए मन में सदैव ईश्वर के प्रति धन्यवाद के भाव, कृतज्ञता के भाव रहने चाहिए। हम सदैव प्रार्थना करते रहें, मैं, मेरा समाज, मेरा राष्ट्र, मेरा देश निरंतर उन्नति पर प्रगति के पथ पर रहे, शांति सद्भाव का माहौल हो, ऐसी प्रार्थना करें। हम भारतीयों की विशेषता है, हम जो भी प्रार्थना करते, जो भी मांगते हैं, सबके लिए मांगते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। समष्टि में व्यष्टि के भाव, जब सब सुखी होंगे, सब स्वस्थ होंगे, तो सब में मैं भी तो शामिल हूँ, मैं भी होऊंगा। यही भाव हम भारतीयों को श्रेष्ठ बनाती है दुनिया में, क्योंकि हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं। तो अपने इसी भाव को हमेशा हम मन में, आत्म भाव में बढ़ाए रखें। दोनों हाथों को उठाइए, ध्यान से जप करिए। ऊष्मा को अपनी आंखों को दीजिए, आंखें खोल दीजिए। यहाँ तक आते आते पूरी तरह से रिलैक्स और भरपूर ऊर्जा का अनुभव करते हैं। इसी क्रम को नियमित रूप से रोजाना दोहराते रहेंगे तो शरीर और मन की इम्यूनिटी है उसको भरपूर खुराक मिलती रहेगी। आप सब लोगों ने बहुत ध्यान से सुना, आपका बहुत धन्यवाद। ओवर टू वीणु मैडम।